अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहना ये था कि नोबल मुअज़्ज़ज़ा बाय अलिशबा वहीद इस्लामिक बेस्ड पर है, आईएसआई एजेंट बेस्ड। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी ज़रूर रीड करिएगा। नोबल अला नाम, राइटर ज़ैन नियाज़ी, एपिसोड 17। ईद उल फित्र मुबारक। ब्लू ट्यूलिप्स। सैफ की आंखें हैरत से फैली थी। राहिम सफेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस, बाल पीछे की जानिब बनाए, हाथ में दमकती एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, पाँव में पहनी पेशवारी खेड़ी, चेहरे पर बशाशत वो मुस्कुराहटें बखेरता एक हाथ में ब्लू ट्यूलिप्स का गुलदस्ता थामे हाशमी हाउस के अंदरूनी कदावर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आंटी। सादिया जो उसे अंदर आता देखते ही उसकी जानी बढ़ी थी। राहिम ने सर को खम देकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही गुलदस्ता उनकी जानी बढ़ाया। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक बेटा। सादिया ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता थामा और उसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। अचानक से वो भी कदम कदम चलती सीढ़ियों से नीचे आती नजर आई। लाइट टी पिंक कलर का लिबास जो उसे राहिम ने खास ईद के पहले दिन के लिए लेकर दिया था। जेब तन किए, बालों को खुला छोड़े, हल्का लाइट मेकअप, नाजुक सी हील, कानों में झूलते नन्हे आवेजे, गले में पहनी नाजुक सी चेन, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी। उसके हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी। वो मेहंदी लगे हाथों से अपने बाल कान के पीछे अड़सती, दुपट्टा सेट करती नीचे आ रही थी। और वो एक बार फिर उलझ गया था उन खूबसूरत लम्हों में। उसके हाथों पर लगी मेहंदी, चूड़ियां, झुमके, सब उसे अपनी जानिब माइल कर रहे थे। राहिम भाई, ईद मुबारक। अगले ही पल सैफ उसे ईद मुबारक कहता बगल गैर हुआ। सकता टूटा। राहिम ने एक नजर सैफ को देखा, फिर उन वसी सीढ़ियों की जानिब, लेकिन अब वो वहां कहीं नहीं थी। खैर मुबारक, उसके होठों से खुद ब खुद ही अदा हुआ। अगले ही लम्हे वो अजलान और मौजिम साहब के साथ डाइनिंग हॉल में बैठा था। डाइनिंग हॉल पर मीठी ईद की मुनासिबत से शीर खोरमा और मुख्तलिफ लवाजमात सजे थे। सैफ बेटा जाओ, अनमता आपी से पूछो आमना को कॉल की या नहीं, और पूछो कब तैयार होंगी। राहिम का शीर खोरमा के लिए चम्मच उठाता हाथ एकदम थमा था। क्या वो तैयार नहीं हुई अभी तक? क्या वो मेरा वहम था? नहीं, वो मेरा वहम नहीं था। उसने अपने जहन में आते ख्यालात की नफी की। वो हकीकत में थी वहां। जी मम्मी। सैफ एहतरामन अपनी जगह से उठकर बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा था कि वो आती नजर आई। राहिम ने एक नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। तमाम आवाजें थमी थी, आसपास के सारे मनाजिर धुंधला गए। मंजर में सिर्फ वही थी। एक बार फिर उन मनाजिर की कैद उसे नसीब हुई। वो उसके ख्यालात की अक्कासी कर रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही तैयार थी जैसा उसने ख्याल किया था। वो मेरे दिल पर ही नहीं, ख्यालात पर भी हुक्मरानी कर चुकी। ईद मुबारक बाबा। सहर का असर खत्म हो। राहिम देख सकता था कि वो मुस्कुराते हुए मौसम साहब को ईद की मुबारकबाद दे रही थी। खैर मुबारक मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने साथ ही उसकी जानिब ईदी का लिफाफा बढ़ाया और उसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। शुक्रिया बाबा। उसने ईदी का लिफाफा पकड़ते मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। अनमता बेटा, आमना से बात हुई, कब तक आएगी? सादिया ने पूछा। जी मम्मी, आप ही बस रास्ते में थी, अब पहुंचने वाली होंगी। भाई से ईदी नहीं ली क्या? भाई से ईदी नहीं लेनी क्या? सैफ ने उसके पास खड़े होकर कान में सरगोशी की। तुमसे? उसने हैरानगी से सैफ को सर से पैरों तक देखा। मेरे पास तो खुद को ईदी देने के लिए पैसे नहीं, तुम्हें कहाँ से दूंगा? साथ ही उसने अब्रोच झुकाकर अजलान की जानिब इशारा किया। ओह, अजलान भाई से। तुम दोनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आमना को आने दो, फिर दूंगा सबको ईदी। अजलान उनकी दबी दबी सरगोशियां सुनकर बोला। ईद मुबारक भाई। अनमता ने आंखें मीच कर जब्त करते हुए कहा। ये सैफ हमेशा उल्टी हरकतें खुद करता और भुगतना साथ में मुझे भी पड़ता है। खैर मुबारक। अजलान मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। चलो भाई राहिम, तुम भी ईद मुबारक का प्रोग्राम शुरू करो, तुम्हारा चैनल क्यों ऑफ है? अजलान ने राहिम के कान में दबी दबी सरगोशी की, जो सुन सा बैठा था। ईद मुबारक। उसकी बात सुनकर राहिम की जुबान से अदा हुआ। दिमाग को प्रोसेस करने में चंद सेकंड लगे थे। अब क्या फायदा, अब तो बोल दिया था और वो सामने ही खड़ी थी। खैर मुबारक। वो मुस्कुराई। राहिम भी मुस्कुराया। मुझे लगता है आमना आप ही आ गई।
गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर सैफ ने बाकायदा ऐलान किया, फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। राहिम भाई ब्लू टिप्स लाए। अनामिका खाला होने का फर्ज अदा करती सारिम को लिए काउच पर बैठी थी। उसके साथ खेल रही थी। अतराफ में सारिम के खिलौने बिखरे थे जब सैफ ने आकर उसके कान में सरगोशी की। राहिम की जानिब उसका नीम रुकता। क्या? ब्लू ट्यूलिप्स कहाँ है? उसके लिए यही बाइस मुसर्रत था कि वो फूल नीले थे। मम्मी ने बाहर गुलदान में लगाए हैं। राहिम भाई को कैसे पता चला ब्लू ट्यूलिप्स तुम्हारे फेवरेट हैं? सैफ जी आप ही। आमना के पुकारने पर सैफ एक तफ्तीशी नजर अनामिका पर डालते वहां से उठा था। सैफ आमना के किसी काम से बाहर गया था और सारिम को आमना खाना खिला रही थी। 2 घंटे की कैद के बाद अब यही सही वक्त था यहाँ से निकलने का। वो कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी थी। अभी भी राहिम की तरफ उसकी पुश्त थी। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी। अरमता ईदी नहीं लेनी क्या? सवाल अजलान ने किया था जो साथ ही अपनी जगह से उठा। उसे उठता देखकर राहिम भी उठा था। तुम बैठो मैं भी आया, अजलान राहिम से कहकर अब बाहर के जाने बढ़ा था। राहिम ने एक नजर उसे देखा जो मुतजब्जिब से खड़ी थी और एक नजर पीछे बैठी आमना और सारिम को। राहिम ने एक आंख की अब्रो झुकाकर होठों पर मुस्कुराहट लिए उसे बैठने का इशारा किया। वो भी मुस्कुराई। अब वो वापिस आमना और सारिम के साथ बैठी थी। ले भाई आप यूं, आपका भाई आप दोनों के लिए ईद का तोहफा लाया। सैफ मुस्कुराता हुआ हाथ में चॉकलेट बॉक्स थामे ऐलान करता पूरे वसूख के साथ अंदर दाखिल हुआ था। सारिम उसे अंदर आता देखते ही खिलखिलाते हुए उसकी जाने बढ़ा। उसके पीछे ही अजलान भी अंदर दाखिल हुआ। चलो अब दोनों आंखें बंद करो और एक 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 हाथ आगे करो। अजलान उन दोनों के साथ ही कारपेट पर बैठते हुए बोला। उन दोनों ने भी पुरजोश होकर आंखें बंद की, साथ ही हाथ आगे किया। नो चीटिंग। अजलान ने मखमली स्याह रंग की 2 डिब्बियों में से एक एक डिब्बी ओपन करके उनके हाथों पर रखी। उन दोनों ने तजस्सुस से आंखें खोली। वाओ भाई, सताइश भरे अंदाज में उनकी जुबान से बैक बकता हुआ। वो 2 खूबसूरत गोल्ड रिंग्स थी। राहिम पीछे बैठा मुस्कुराते हुए सारा मंजर देख रहा था। कैसी लगी? अब अजलान उन दोनों की तरफ देखते मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। बहुत प्यारी, थैंक यू भाई, अनंता ने बोला, साथ ही उस मखमली डिब्बी से अंगूठी आजाद की। भाई ये बहुत खूबसूरत है, आमना ने कहते साथ ही अंगूठी उंगली में डाली। अब की बार असलान ने 2 अदद ईदी के लिफाफे भी उन दोनों की जाने बढ़ाए थे। सैफ सारिम को राहिम की गोद में देता फौरन उन तीनों की तरफ आया था। भाई ये चीटिंग है, वो खफा सा बोला, साथ ही एक झटके के साथ असलान के साथ आ बैठा। आपने मुझे सिर्फ कैश में ही दी थी और इन दोनों को ईदी भी थी और रिंग भी गिफ्ट की। उन दोनों पर भी एक खुफगी भरी निगाह डाले बोला था। असलान ने उसे कंधे से थामकर करीब किया। अच्छा बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे हाँ, मुझे एक ब्रांडेड न्यू लैपटॉप चाहिए। उसके अंदर जोश की एक लहर दौड़ गई। चलो ठीक है, मुझे डिटेल सेंड कर देना, आ जाएगा तुम्हारा लैपटॉप भी। वो उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला। थैंक यू भाई। ये लो मेरी तरफ से ईद का तोहफा। पूरी बतीसी निकालकर साथिया रमता और आमना की जानिब चॉकलेट्स बार्स बढ़ाई। थैंक यू सैफ, उन दोनों ने भी शुक्रिया अदा किया। आखिर अनमता को वो नीले ट्यूलिप्स गुलदान में सजे नजर आ ही गए थे। इतना तो तय था कि अब ये फूल उसके कमरे की जीनत बनने वाले थे। वो मुस्कुराते हुए फूल इकट्ठे करके हाथों में पकड़े अपने कमरे में आई थी, साथ ही फूल गुलदान में सजाए। राहिम को इतने बरसों बाद भी याद है कि मुझे ब्लू ट्यूलिप्स पसंद। उसने एक लंबी सांस खारिज की, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे गुलदान में सजे वो नीले फूल बहुत खूबसूरत लगे थे, बिल्कुल राहिम की तरह। हाँ, वो उसे चाहने लगी थी, फकत उसे ही तो हक था उसे चाहने का। उसके पास तमाम इख्तियारात थे उससे मोहब्बत करने के। आज उसे अपनी किस्मत पर बेइंतहा रश्क आया था। कुदरत के फैसले हमेशा बेहतरीन होते। शाम के 7 बजे उसकी आंख खुली। आज वो दोपहर में ही सो गई थी। मगरिब की अजान में भी थोड़ा ही वक्त था। वो कुछ सोचते हुए पैरों में चप्पलें अड़सती कमरे से बाहर निकल आई। मम्मी आप ही चली गई हैं क्या? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही गई। सादिया किचन में रात के खाने के इंतजामात देख रही थी। ओह, वो पता नहीं मेरी कब आंख लग गई, आप ही चली गई और मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। वो उदासी से कह रही थी। वो रात में यही आएगी वापस, बस जरूरत का कुछ सामान पैक करने गई। सादिया ने मजीद कहा। ओह फिर ठीक है, उससे तसल्ली हुई। मैं हेल्प करवा दूं आपकी मम्मी? नहीं, गुलशन है मेरी हेल्प करवाने के लिए बेटा, तुम जाओ, जाकर देखो अजलान और राहिम आए या नहीं।
अभी तक ईद के तीसरे दिन मेहंदी है। वो दोनों दोपहर में गए थे इवेंट मैनेजर से मिलने, अब शाम हो गई। जी मैं देखती हूँ मम्मी। तुम्हें कितनी ईदी मिली? सैफ पुरजोश सा नमता से पूछ रहा था। वो अब हॉल रूम में बैठी थी। रात के 9 बजे थे और राहिम और असलान अभी तक नहीं आए थे। मुझे बाबा ने दी, दादी जान, फैजान भाई और असलान भाई। राहिम भाई ने नहीं दी क्या? वो बबरो चुकाए उससे शरारत से पूछ रहा था। नहीं। वो भी सीधी बैठते हुए इधर उधर देखते हुए बोली। क्या? सच कह रही हो? राहिम भाई ने तुम्हें ईदी नहीं दी? हम सबको तो दी है, मुझे, सारिम और आमना आपी को। अनामिता की आंखें हैरत से फैली। कब? कब दी तुम्हें? झूठ बोल रहे हो ना? मैं हर वक्त झूठ नहीं बोलता। सैफ खफा हुआ था। और हाँ, तुमने मेरा नाम शुमार नहीं किया ईदी देने वालों में। चॉकलेट खाकर इतनी जल्दी भूल गई। वो उसे कपकेक का खिताब देने से खुद को रोके बैठा था। नहीं तो। अनंता ने सीधा सादिया को शिकायत लगानी थी। हाँ तुमने भी दी थी, असल में वो इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो मासूमियत से पलके झपकाए बोली। हाँ तो चॉकलेट खाने के बाद रैपर फ्रेम करवा लेती। गिफ्ट फॉर एवर। वैसे भी नीले रंग का था रैपर। उसकी बात सुनकर अनंता का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती, अचानक सादे के पुकारने पर अनंता सैफ को आंखें दिखाती फौरन वहां से उठी। अब वो सैफ को क्या बताती? सबसे पहले उसे ईद की मुबारकबाद और ईदी तो राहिम ने ही दी थी। राहिम ईद की नमाज के बाद ही अनंता के अकाउंट में उसकी ईदी ट्रांसफर कर चुका था। अजलान की मेहंदी। रात के 9 बजे थे। एंट्रेंस को गेंदे के फूलों, बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ सजावट के अशिया से सजाया गया था। एक तवील सुर्ख रंग का कारपेट जो एंट्रेंस से आप फूलों से सजे स्टेज तक जाता था। सीधा फूलों से सजे। अतराफ में नजरें दौड़ाएं तो पूरे हॉल को बड़ी ही खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। एक साइड पर डीजे मेहंदी की मुनासबत से एक के बाद एक संगीत के जौहर दिखाता, जिससे पूरी महफिल को चार चांद लगे हुए थे। अतराफ में कांच की मेजें और कुर्सियां बिछी थी, जिन पर बैठे मेहमान चहकते हुए एक दूसरों के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। ये इवेंट हाशमी हाउस के लॉन में ही मुनक्किद था। अब उस मुनक्किद अचानक ही सबकी नजरें एंट्रेंस पर जमी थीं। एक अरूसी चुंदरी के साय तले सफेद रंग के लट्ठेदार कुर्ता शलवार में मलबूस अजलान मुस्कुराता हुआ उन पांचों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसके बाएं जानिब आमना और फैजान और दाएं जानिब अनमता और राहिम थे। सैफ भी उनके साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था, हाथ में मोबाइल थामे तस्वीरें बनाने में मसरूफ। कदम कदम चलते वो सब स्टेज तक आए थे। मूवी मेकर भी उनके साथ साथ चलता इन तमाम खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। आज तुम बहुत अच्छी लग रही। राहिम ने हल्का सा उसके करीब झुककर कान में सरगोशी की। साथ ही वो इधर उधर नजरें भी दौड़ा रहा था। बस, बस अच्छी लग रही हूँ। नीली आंखों वाली लड़की खफा हुई थी। अनमता बेटा इधर आना। जी दादी जान। दादी जान के पुकारने पर अनमता उनकी तरफ चली गई थी और राहिम भी अब असलान के साथ जा बैठा। जी दादी जान ठीक है। अनमता, दादी जान और आमना तीनों अब एक ही मेज के इर्द गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठी। आप ही जल्दी देखो ये क्या कह रहा है। सैफ सारिम को उठाया, अभी अभी नाजिल हुआ था। अनमता ने एक बेजार सी नजर उस पर डाली। क्या कह रहा है? आमना ने पूछा। ये कह रहा है कि मैं गन्ना हूँ और अन्ना भी गन्नी है। कहते साथ ही सैफ खूब हंसाया था। अनमता ने आंखें फैलाकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अन्ना तो वही थी। सारिम बेटा इधर आओ, मम्मा पास। आमना ने उसे गोद में लिया। आप क्या कह रहे थे मामू जान को? अब सारिम आमना से पूछ टिकाए उसकी गोद में बैठा। मम्मा, मैं गन्ना हूँ। अन्ना भी गन्नी है। सारिम अपनी जुबान में खिलखिलाते हुए बता रहा था। दूसरी तरफ अनमता का मुंह खुला का खुला रह गया। और हम सब कैसे हैं? सैफ ने हंसी दबाते बाकी सबकी तरफ इशारा किया। बाकी सब अच्छे हैं। ये जरूर तुमने सिखाया इसको। कितने बदतमीज हो तुम सैफ। मैंने नहीं सिखाया, ये खुद कह रहा है। सैफ ने अपनी सफाई दी। इधर आओ सारिम। अब सैफ अनमता की गोद में था। ये जरूर अच्छे को गंदा और गंदे को अच्छा समझ रहा है। उफ, अब मैं इसे कैसे समझाऊंगी? अब तो इसने मुझे गन्ना बना दिया। अनमता दबा दबा सा बोली और सारिम को प्यार किया। चलो फिर भी गन्ने हो या अच्छे, हम दोनों एक ही टीम में हैं। साथ ही सैफ को जुबान निकाल कर दिखाई। राहिम की निगाहें उससे ही ढूंढ रही थी। आखिर निगाहों का सफर थमा था और वो खुद भी थम गया था। पूरे आधे घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार वो अब उसे नजर आ ही गई थी। मेहंदी रंग के करारा चोली में मलबूस, जिस पर हल्का जरी का काम था। आज उसने वही जोड़ा पहना था जो राहिम की पसंद का था।
साथ नाजुक सी ज्वेलरी, माथे पर सजा एक खूबसूरत सा टीका, हल्का फुल्का मेकअप, हाथ पर सुर्ख मेहंदी, खफा सी। हाँ, वो खफा थी। राहिम सर झुकाए मुस्कुराया। वो जब खफा होती थी तो क्यूट लगती। दीदारे यार भी क्या कमाल चीज है यार। करीब हो तो नजरें नहीं उठाई जाती, अब दूर है तो इश्तियाक बढ़ता जा रहा। उसकी नजर अनमता से होती हुई गजरे और फूलों के स्टॉल पर पड़ी थी, जो मेहमानों के लिए लगवाए गए थे। अनमता की कलाइयां अभी तक गजरों से खाली थी। वो अब सारिम को आमना की गोद में देती उठी थी। साथ ही राहिम भी अपनी जगह से उठकर मुस्कुराता हुआ सीधा उस स्टॉल के जाने पड़ा था। उसकी नजरें अभी भी अनमता का ताकुब किए हुई थी। वो घर के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होने वाली थी कि अचानक बिलाल उसके रास्ते में आया था। नौरीन फुप्पो का बेटा राहिम उसे कैसे भूल सकता था। वो सिर्फ रास्ते में नहीं आया था, बल्कि जबरदस्ती उसका रास्ता रोके खड़ा था। राहिम जबड़े और मुठ्ठियां भींचे चेहरे पर सख्त से तासुरात लिए तेजी से कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था, जो अभी भी उसकी बीवी का रास्ता रोके खड़ा था। और बिलाल उसे अपनी जानिब आता देखते ही फौरन वहां से खिसका था। बुजदिल, राहिम मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। अनमता हैरान से खड़ी थी कि आखिर इससे क्या हुआ। शुक्र है यहाँ इस वक्त कोई नहीं था, सब मेहमान और घर वाले लॉन में थे। कोई देख लेता तो क्या सोचता। पहले ही इतना मैस क्रिएट हुआ था। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। ऐना, राहिम ने उसे अकब से पुकारा। वो घबराई। वो कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं चला। वो अब क्या सफाई देगी। शर्मिंदगी नदामत में घिरी वो सर झुकाए खड़ी थी। राहिम ने नरमी से उसे कंधे से थामकर अपनी जानिब किया, जिसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। उसने नरमी से उसकी थोड़ी पकड़े उसका चेहरा ऊपर किया। तुम तो मुझसे बात करती नहीं हो, लेकिन ये नीली आंखें मुझसे बातें करती। अगर तुम इनके आगे भी अपनी गुनहरी पलकों का पर्दा डाल दोगी तो फिर मैं किससे बात करूंगा। राहिम, वो बिलाल भाई। वो नीली आंखें सुनहरी आंखों से मिलाई कुछ बोलना चाह रही थी। कुछ नहीं हुआ, मैं देख लूंगा उसे। अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहीं ठहरो, मैं भी आया, सिर्फ 2 मिनट। वो पुरसकून सा मुस्कुराते हुए वापस लॉन की जानिब बढ़ा था। वो अब हाथों में गुलाब और मोतिये से बने 2 गजरे थामे आ रहा था। मेहंदी रंग की शलवार कमीज में मलबूस पुरकशिश मुस्कुराता हुआ। वो अब उसकी नाजुक कलाइयां थामे मुस्कुराते हुए उन्हें गजरों से सजा रहा था। वो भी मुस्कुरा रही थी। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि फूल उसके कलाइयों को सजा रहे हैं या उसकी कलाइयां फूलों को। वो उसकी गजरों से सजी कलाइयां थामे खड़ा था। उसके चेहरे को तकते वो जरा उसकी जानिब झुका। मेरे अल्फाज क्या बयां करें खूबसूरती तुम्हारी। बस इतना सुनो, हजूम हुस्न में मेरा यार नवाब लगता है। उसका शेर सुनकर अनमता खिलकर मुस्कुराई। साथ ही राहिम ने अपनी जेब से एक नीले रंग की मखमली डिब्बी निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। अनमता ने डिब्बी थामकर खोली। उससे उसके अंदर 2 नन्हे हीरो से जड़े आवेजे थे। ये तुम कल पहनोगे अजलान के बारात में। अनमता ने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। मतलब वो कल यही पहने। राहिम भी मुस्कुराया। वो जाने ही लगी थी कि वो उसके अकब से बोला, अब खफा तो नहीं हूं। वो एक लम्हे के लिए ठहरी थी। मैं आपसे खफा हो सकती। वो नीली आंखों वाली साहिरा एक बार फिर उसे लाजवाब कर गई। वो मुस्कुराया। वो बहुत कम लोगों से मुतासिर हुआ करता था, लेकिन ये लड़की तो उसे हमेशा से ही मुतासिर करती आई थी। इतनी देर लगा दी, मेहंदी मिली या नहीं। वो अपना गरारा संभालती वापस टेबल की जानिब आती दिखाई दी, तब आमना ने पूछा, आप ही नहीं मिली मेहंदी? मैं कौन मेहंदी से ही निकाल लेती हूँ, वैसे भी वो ड्राई है, बहुत टाइम लगेगा। वो उसे बताती अब स्टेज की तरफ बढ़ी थी, जहां राहिम पहले से ही अजलान के साथ बैठा था। वो अब अजलान के बराबर वाले सोफे पर बैठती मेहंदी की थाल से कौन मेहंदियां उठा रही थी। सामने एक खूबसूरत सी सजा छोटी साइज का प्याला रखा था। वो कौन मेहंदी के सिरे पर लगी पिन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेसूर। भाई ये खोल दें, उसने मजीद मजाहमत को तर्क करके अब मेहंदी अजलान के जानी बढ़ाई। अजलान ने मेहंदी पकड़ी और सिरे से पिन हटाकर वापस उसे दी। वो प्याले में मेहंदी निकालती, साथ ही बार बार अपने चेहरे पर आते बालों को पीछे करती। राहिम अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आया। तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाएगी। साथ ही उसके हाथों पर छूटते मेहंदी के निशानों की तरफ इशारा किया और टिश्यू पेपर बॉक्स से एक टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें हैरत से फैली और जुबान से बेसाख्ता अदा हुआ, ओह। वो मेहंदी मेज पर रखते उठी, साथ ही टिश्यू पेपर थामा। जाओ तुम हैंड वॉश करो, ये मैं और अजलान कर लेंगे। साथ ही अजलान की जानिब देखा, जो उन दोनों को ही देख रहा था। हाँ, वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं, और जब तक ये मेहंदी नहीं निकलेगी तब तक कोई रस्म भी शुरू नहीं होगी।
अजलान भी बेजार सा बोला, फिर टिश्यू पेपर बॉक्स से एक टिश्यू पेपर पकड़ा और मेहंदी उठाई। इतने वो हाथ धोकर वापस आई और वो दोनों मेहंदी निकाल भी चुके थे। थोड़ी ही देर में रस्में भी शुरू हुई थी। सब एक एक करके रस्म अदा करते और कैमरामैन इन लम्हों को कैमरे की आंख में कैद करता था। एक आखिरी फैमिली फोटो के बाद तकरीब अपने अंजाम को पहुंची थी। सफर काफी तवील है, ख्याल रहिए कि हर गाड़ी में 4 अफराद से ज्यादा ना हो, ताकि मेहमानों को सफर में कोई तकलीफ ना हो। समझ रहे हो मौसू? जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। बारात की गाड़ियां बाहर तैयार थीं, मेहमान आकर भी बैठ चुके थे। अब बस दूल्हे साहब की बहनों का इंतजार था। अजलान सबसे आगे वाली गाड़ी में दूल्हा बना बैठा था और राहिम उसकी विंडो पर झुका उससे कुछ कह रहा था। साथ ही वो अब कान में लगा ईयरपीस ऑन करते थोड़ा फासले पर जा खड़ा हुआ था। वो आज ऑफ वाइट कलर के कुर्ता शलवार और साथ लाइट स्किन कलर के बास्केट में मलबूस था, जो अनमता के जोड़े के रंग के साथ मेल खाती थी। वो अपनी मैक्सी का फॉल संभाल दिए अचानक से मंजर में दाखिल हुई थी। आमना भी सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस उसके पीछे आती दिखाई नहीं, लेकिन सामने खड़े शख्स को उसकी जौजा के अलावा और कोई नजर कहाँ आता था। वो स्किन कलर की मैक्सी में मलबूस थी, लाइट मेकअप, उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। मैक्सी का फॉल बहुत ज्यादा था, साथ ही हील्स। राहिम खुद को कोसता अब उसकी तरफ बढ़ा था। बहुत ज्यादा हैवी हो गई मैक्सी? साथ ही फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैक्सी हैवी नहीं है, मैंने दुपट्टा पिन अप नहीं किया। अब गाड़ी में करूंगी, कहते साथ ही उसने शॉल को सर पर सलीके से सेट किया और दुपट्टे से खुद को आजाद किया। अब वो हील्स और हैवी मैक्सी के साथ बिल्कुल सीध में चलती गाड़ी की तरफ बैठ रही थी। सब बैठ चुके थे, अजलान के साथ साथिया, सारिम और आमना, फैजान के साथ दादी जान, मौसम साहब और सैफ, बाकी के रिश्तेदार दूसरी गाड़ियों में। क्या कुदरत आज भी उस पर मेहरबान थी? वो चेहरा झुकाए मुस्कुराया। उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते साथ ही उसने घूमकर आकर दरवाजा खोला। वो भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी। आप ही, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। सैफ साहब आ टपके थे। तुम तो फैजान भाई के साथ जा रहे थे, राहिम ने तब से मुस्कुराते हुए पूछा। वो भाई, उस गाड़ी में जगह नहीं है। यहाँ जगह है? राहिम ने अबरोच का एक और सवाल किया। जी है, उसने भी गाड़ी में झांकते हुए दू बदू बोला। ऐना, आप आराम से बैठे, जरा साले साहब को गाड़ी की डिग्गी में एडजस्ट करके आया मैं। वो दूसरी जानिब की विंडो से झांककर अनमता को कहता अब सैफ की तरफ बढ़ा था, और उसकी बात सुनकर सैफ का मुंह खुला का खुला रह गया। अनमता भी विंडो पर हाथ जमाए मुस्कुराहट दबाए इब्राहिम के साथ सैफ को जाता दिख रही थी। चंद लम्हे बाद वो दोनों वापस आते दिखाई दिए। चले गए सब, राहिम अफसुर्दगी से कहता अब ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सैफ भी चुपचाप मुस्कुराहट दबाए पीछे का दरवाजा खोलकर आ बैठा। आज मैं 4 साल बाद मुल्तान जा रही हूँ, उसने कहते साथ ही एक गहरी सांस खारिज की। गहरी पुरफुसों सांस। उस शहर से जुड़ी उसकी यादें, कुछ खूबसूरत और कुछ सख्त तरीन। वो भूली ही कब थी, बस कभी खुलकर बयां नहीं करती थी। राहिम ने एक नजर उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी, फिर वापस नजरों का रुख विंड स्क्रीन की जाने फेर लिया। 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो सब लाहौर से मुल्तान पहुंचे थे। एक के बाद एक उनकी गाड़ियां वेडिंग हॉल के बाहर रुकी। एंट्रेंस पर उन सबका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से भरपूर जोश के साथ किया गया। जरीना की हालत काफी अबतर थी, वो अब व्हील चेयर पर आ चुकी थी। सादिया उनके जानिब बढ़कर उनसे गले मिली। अनमता और आमना दोनों फाइजा की भाभी और बहनों से मिली। राहिम, कासिम, सैफ और बाकी मर्द हजरात जेंट्स की तरफ जा चुके थे। हॉल काफी वसी था। एंट्रेंस से स्टेज तक एक तवील कारपेट था जिसके अतराफ में कुर्सियां और मेज थी। फायदा रूसी जोड़े में मलबूस दुल्हन के रूप में गजब ढाती स्टेज पर बैठी थी। अनामिका उसे देखते ही स्टेज की जाने बढ़ी। उन दोनों के दरमियान पहले ही खासी अच्छी दोस्ती थी। सफर के तवील होने के मद्देनजर खाना लगवाया जा रहा था। हर तरफ मेहमान बिखरे बातों में मसरूफ दिखाई देते थे। सारिफ, सैफ और फैजान के साथ था, इसीलिए आमना भी थोड़ा सुकून में थी। आमना और अनमता दोनों फायजा के साथ ही स्टेज पर बैठी खाना खा रही थी कि अचानक अनमता के मोबाइल पर बेल हुई। उसका मोबाइल मेज पर रखा था, इतनी शोर में उसे बेल की आवाज सुनाई नहीं थी। अनमता, तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है, आमना ने उसे इशारे से कहा। उसने फौरन कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। वो मोबाइल को कान से लगाए मैक्सी संभालती साथ ही आमना को इशारा करती स्टेज से नीचे आई और बाहर की जानी बढ़ गई। उसे गए अब बस 10 मिनट हो चुके थे। आमना फिक्रमंदी में अपनी जगह से उठी और सादे के पास आई, जो जरीना के साथ बैठी बातें कर रही थी। फिर वो कुछ सोचते हुए बाहर की जानिब आई। सैफ इधर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद आखिर उसे सैफ नजर आ गया। सैफ इधर आओ,
अनंता को देखो, वो बाहर गई थी फोन सुनने, अभी तक नहीं आई। 10 मिनट हो गए हैं, उसके चेहरे से फिक्रमंदी आया थी। आप ही, मैं देखता हूँ, यहीं कहीं होंगे, आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ। वो उसे तसल्ली देता हॉल के खुले हिस्से की तरफ गया था। आमना अभी भी वहीं खड़ी थी। सैफ उसे आता देखकर उसे पुकारा। क्या हुआ? आप ही वहां नहीं है, आप अंदर देखें, अंदर ही होंगी। नहीं सैफ, वो अंदर नहीं है। आमना का दिमाग माउफ हो रहा था। अच्छा, आप अंदर चले, राहिम भाई के साथ जाता हूँ मैं। अब रुखसती का वक्त हो रहा है, आमना माउफ होते दिमाग के साथ कह रही थी। सैफ उसे कंधों से थामे अंदर लिए जा रहा था। आप यहाँ बैठे आराम से, मैं राहिम भाई को बुलाता हूँ। वो पूरे हॉल में कहीं नहीं है। मैंने हॉल का एक एक कोना छान मारा। कासिम अब कहता हुआ राहिम की तरफ आया था। सैफ, मेरे साथ रास्ते में रहना। चलो कासिम, राहिम सैफ को कहता। अब कासिम के साथ बाहर के जाने आया था। वो दोनों मुख्तलिफ गाड़ियों में निकले थे। साथ ही राहिम ने कान में ईयरपीस लगाया। उसके कानों में अनमता की आवाज गूंजी। तड़प, खौफ, बेबसी सब था उसकी आवाज में। हाथ रस्सियों में जकड़े, मुंह पर पट्टी बंधी थी, जिसके बायस उसके सिसकने की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो खुद को आजाद करने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। ऐना, उसके मजाहमत करते हाथ और आवाज की एकदम थमी थी। वही नर्म लहजा, ये आवाज वो लाखों करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। ऐना। दूसरी तरफ यकदम खामोशी पाकर राहिम सुल्तान बेचैन हुआ था। ऐना। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर बह रहे थे। वो बोलना चाहती थी, लेकिन अब शायद वो थक चुकी थी। वो भी आवाज रो रही थी। वो जानता था वो रो रही है। ऐना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे करीब। क्या तुम मुझे महसूस कर सकती हो? उसे अनमता की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थी। एक दफा तो बच गई थी मेरे हाथों से, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। और हाँ, आज तो वो तलहा अंसारी भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। मुखालिफ ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला था। उसकी आंखों में आंसू, बेयकीनी, तैश सब था। वो फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड। तैश सब था। वो फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। हेलो, हेलो राहिम, तुम कहाँ हो? अनमता मिली। मुझे बताओ, कहाँ हो तुम, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? उसकी आवाज से फिक्रमंदी जाहिर थी। अजलान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। वो मेरी बीवी है, उसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम लाहौर जाओ, अपना नहीं तो कम से कम भाभी का सोचो। और मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा। ये सुल्तान का वादा है तुमसे। अजलान और बाकी सब हॉल में ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। राहिम ने पहली बैल पर ही कॉल पिक की थी। लेकिन राहिम, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? वो मेरी बहन है, मुझे फिक्र है उसकी। अजलान, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो पुरसकून लहजे में पूछ रहा था। खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम पर। बस फिर फिक्र मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे हैं। और अंकल को भी कह देना परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। उससे मिलते ही इतला देना मुझे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। अल्लाह हाफिज राहिम, अपना और अनमता का ख्याल रखना। राहिम ने कॉल डिस्कनेक्ट की। जंगल बयाबा, एक गुंजान इलाका जहां वो दोनों इस वक्त खड़े थे। अतराफ में दरख्तों की कतार दर कतार। सूरज ढलने को था। एलेक्स, वो उसका माजी था। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसका सर चकरा रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी। मुखालिफ ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पट्टी हटाई और हाथों को रस्सियों से आजाद किया। तुम्हारे माँ बाप को तो ठिकाने लगा चुका था, वो अब उसकी आंखों में देखता कह रहा था। तुम्हें भी खत्म कर देता, अगर उस रात वो तलहा अंसारी दरमियान में ना आता। वो करखत लहजे में कहता, अपनी गाड़ी की तरफ गया था। अनंता को समझने में वक्त लगा। उसने बेसाख्ता ही अपने मुंह पर हाथ रखते ही चीख दबाई थी। वो क्या कह रहा था? क्या वो सच में उसके माँ बाप का कातिल था? वो फूट फूट कर रो देना चाहती थी। उसके माँ बाप का कातिल उसके सामने था, लेकिन वो नहीं रो सकती थी। उस बेहिस इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन के सामने रोना उसकी नजर में तौहीन थी। पिछले सारे मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। तैश बढ़ता जा रहा था। गुस्से से सुर्ख आंखें लिए वो उस कातिल को देख रही थी। एलेक्स अब एक तेज धार खंजर पकड़े उसकी तरफ बढ़ रहा था। ले, लेकिन मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वो हिम्मत में इज्तमा करके बोली थी। अल्फाज टूट टूट कर उसकी जुबान से अदा हुए थे। उसकी बात पर एलेक्स मुस्कुराया था। वही मसनूई मुस्कुराहट जो पहले तलहा को दिखाई देती थी, आज नीली आंखों वाली लड़की को भी दिखाई देने लगी। फासला कम होता जा रहा था। वो सब मेरी प्लानिंग्स का हिस्सा था।
लेकिन वो तलहा, वो हमेशा मेरे रास्ते में आया। उसकी हालत अबतर लगती थी, शायद वो ड्रग्स लेने लगा था। वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं दिखता था। मैंने सोचा था कि तुम्हें भी मरवा दूंगा उस रात, लेकिन उसने मेरी सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर दिया। वो भी एक झटके से उसके करीब होकर बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे खड़ा हुआ था। अनमता ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। एलेक्स के हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिरा। वो अब तैश भरी नजरों से उसे देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत! एलेक्स का उस पर उठने वाला हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। अनमता ने चेहरा दूसरी जानिब किया। वो राहिम था जो एलेक्स का उठता हुआ हाथ रोके खड़ा था। एरिस! उसे देखते ही एलेक्स के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन राहिम ने उसे गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार गूंज के साथ थप्पड़ मारा था। एलेक्स भौंच कर रह गया। एरिस, एरिस, ये लड़की सही नहीं है। इसने इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये एथन चचा की बेटी भी नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूँ एरिस, वो अपने सीने पर हाथ मारते कह रहा था। उसकी बात पर राहिम तंजिया मुस्कुराया। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये भी बता दिया करो कि हाबिल या काबिल। आखिर में उसका लहजा सर्द था। और ये लड़की, वो बनमता की जानिब बढ़ा, उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में मुकीद किया। ये मेरी बीवी है, ज़ौजाए राहिम सुल्तान। उसकी शनाख्त राहिम सुल्तान है। हर लफ्ज ठहर ठहर कर अदा किया। यह एलेक्स के लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। नहीं, नहीं एरिस, ये लड़की ठीक नहीं है। हम हम डैड, तुम जानते हो, डैड नहीं रहे। हमारा बिजनेस है एरिस, हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा भाई हूँ एरिस। हमें डैड का बिजनेस संभालना है। हम सब होंगे, तुम, मैं, जॉर्ज, बड़े पापा। वो अभी भी अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि तन्हा राह हिदायत पर चल पड़े। तुम अब इस जमीन पर चलने के भी लायक नहीं हो। तुमने अपनी ही कजन को जान से मारने की कोशिश की। दिन दहाड़े तुमने उस पर फायर करवाया। उसे ट्रैप करने की कोशिश की एलेक्स। तुमने अपने चचा तक को नहीं छोड़ा। तुम पैसे की हवस में इतने अंधे हो गए, तुमने अनमता की गाड़ी रिपेयर करवाने की गर्ज से गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए ताकि उसका एक्सीडेंट हो। लेकिन तुम्हारी साजिश का शिकार चचा और चची बने। उस रात उनके एक्सीडेंट के बाद मैं वहां गया था, और तहकीकात के बाद पता चला कि गाड़ी के ब्रेक ड्राइव के दौरान ठीक 5 मिनट बाद फेल होने थे। जब ये प्लान भी फ्लॉप हुआ तो तुमने उसे रात की तारीकी में बेआसरा छोड़ दिया, तनु तन्हा। तुमने उस रात भी उसके पीछे अपने गुंडे भेजे ताकि वो जिंदगी की बाजी हार जाए और तुम अपनी दौलत की हवस पूरी कर सको। तुमने हर मुमकिन कोशिश की उसे मारने की, लेकिन तुम भूल गए थे कि बिसात बिछाने वाला एक और खेलने वाले अनेक। और बेशक सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है। उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए कहा। असाइनमेंट और मिशन हमें एजेंसी की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन ये मिशन मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया। फिर शिकस्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने नजरों का रुख अनामिका की जानिब किया जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। वो वसीले बनाता है। उसने मुझे अनामिका का मुहाफिज बनाया। मैं जानता था वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। तलहा को मंजर आम पर भेजने वाला भी मैं ही था, क्योंकि उस दौरान मुझे मंजर आम पर आने की इजाजत नहीं थी। मेरे ही कहने पर वो उस दिन रेस्टोरेंट गया था। तुम इन सालों में क्या क्या करते रहे हो, ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। चचा को चचा के कारोबार और उनके हर जाती चीज पर इसी का हक है जिसे वो देना चाहते थे। वो पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम लिखवा चुके थे। वो उसे ही देख रही थी, इसीलिए सब तुम्हें खत्म करना चाहते। अचानक पुलिस के सायरन बजने लगे। एलेक्स बौखलाहट से इधर उधर देखने लगा। राहिम ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया भी कैसे? उसने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। अचानक एक पुलिस मोबाइल और दो गाड़ियां वहां आकर रुकी, जिसमें से पुलिस एहलकार और कासिम कुछ एजेंट्स और गार्ड्स के हमरा बाहर आए थे। कैन! एरिस कैन को देखते ही उसकी तरफ भागा था। कैन, तुम यहाँ? कैन नहीं, कासिम। अब्दुल कासिम, मेरा नाम अब्दुल कासिम है। मुझे इस्लाम कबूल किए 9 बरस हो गए एलेक्स। क्या? तुम तुम तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो अपना सर जोर से हाथों में थामे बोल रहा था, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। एलेक्स, तुम्हें धोखा देने वाले हम नहीं, बल्कि तुम खुद हो। अब की बार बोलने वाला राहिम था। कासिम उसे उदासी से देख रहा था। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे। एलेक्स को गिरफ्तार किया जा चुका था। कासिम भी कुछ बयानात देने पुलिस के हमरा गया था।
रात की तारीकी छाने लगी थी। राहिम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। ऐना, राहिम ने फिक्रमंदी से पुकारा। उसे देखकर लगता था वो अब रो देगी। राहिम ने उसे खुद से लगाया, वो बस रो दी थी। उसका जब जवाब दे क्या था, वो हिचकियों के साथ रो रही थी। राहिम उसके बालों को नरमी से सहला रहा था। ऐना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मेरे पास आज भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसे मनाने के लिए हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देता था। वो अलग हुई। राहिम ने नरमी से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। इधर आओ। वो उसे साथ लिए जा रहा था। 2 कदम पर वो अब एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठी थी और उसके पैरों को हील से आजाद कर रहा था। उसके पैरों पर जख्म आए थे। वो अब उसके पैर सहला रहा था। राहिम, उस रात आप आए थे। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से तर होने लगी। हाँ, मैं ही आया था उस रात। लेकिन अब अगर तुम रोगी तो सरप्राइज कैंसिल। वो वहां से उठ रही थी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं वाकई में रहूंगी। राहिम एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। वो जानता था कि उसकी बीवी कितनी जिद्दी है। हाँ, उस रात मैं ही आया था अजलान और कासिम के साथ। मुझे सिर्फ तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार था। मैं जानता था कि एलेक्स तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। कासिम ने बताया था। वो दोनों अब गाड़ी की जाने बढ़ रहे थे। हाँ, कासिम ने बताया था। अगर मैं उस रात तुम्हारे सामने आता तो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती तुम, इसीलिए मैंने बाद में वहां तलहा को बुलाया। आप तलहा को कैसे जानते हैं? वो दोनों अब गाड़ी में बैठ रहे थे। राहिम ने कैमरा ऑन करके अनमता की तरफ देखा। हाथ से उसके बाल सेट किए, उसे मुस्कुराने का इशारा करके उसने अब एक सेल्फी ली, साथ ही अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक को सेंड की। वो ईशा की नमाज पढ़कर उठी थी जब उसने मोबाइल पर राहिम की तरफ से भेजी गई तस्वीर देखी। उसका दिल चाहा वो उड़कर वहां पहुंच जाए। ये लो, अंकल को कॉल करो। राहिम ने फोन अनमता के जाने बढ़ाया। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनमता अपनी खैरियत की इत्तला दे रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की आंखों में आंसू लिए एक हाथ से आंसू साफ करती, एक के बाद एक लगातार कॉल्स किए जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता नहीं मिल रहा था। अनमता की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राहिम के मोबाइल पर एक के बाद एक कॉल्स आने लगी थी। अनमता ने राहिम की तरफ देखा। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। राहिम ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो, वो धड़कते दिल के साथ बोली। हेलो भाई। भाई, ये अनमता है। भाई, आपके साथ अनमता है ना? भाई, मुझे बताएं, नहीं तो मैं चीखे मार मार करूंगी। आप मुझे वीडियो कॉल करें अभी। क्या वो आपके साथ है? भाई, आप सुन रहे हैं? हम बस आ रहे हैं गुड़िया, 5 मिनट में। वो मेरे साथ ही है। राहिम पुरसुकून सा बोला था। उसकी बात सुनकर वो अब मजीद रोने लगी थी। वो 4 महीने इन 4 सालों पर भारी थे जो उसने अनमता के साथ गुजारे थे। और राहिम सुल्तान के आना अभी भी आंखों में आंसू लिए बैठी। साथ ही पूछा, कौन था? तुम्हारा जीता जागता सरप्राइज। अगर तुम रोओगी तो मैं सच में सरप्राइज कैंसिल कर दूंगा। राहिम, आप मुझे ऐना बुला रहे थे। वो अब अपनी आंखों के आंसू साफ करते उसे देखते हुए पूछ रही थी। अपनी बीवी को प्यार भरे अलकाबात से पुकारना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा। सुनहरी आंखों में एक चमक थी, मोहब्बत, इज्जत। वो एक बावकार मर्द था। वो उसका मुहाफिज था जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुना था। नीली आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे थे। वो मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी जो वाजिबुल मोहब्बत था। एक बार फिर राहिम का मोबाइल बजने लगा था। सैफ वीडियो कॉलिंग। राहिम ने मोबाइल अनमता के जाने बढ़ाया। अनमता ने कॉल अटेंड की। वहां सब मौजूद थे। सैफ, सादिया, आमना, मौजम साहब, अजलान, फायजा, दादी जान। शायद वो सब अभी ही घर पहुंचे थे। आप ठीक हैं? पूछने वाला सैफ था। उसे देख कर लगता था वो रो देगा। सैफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सब बारी बारी पूछने लगे थे। वहां सब उसके लिए फिक्रमंद थे। अब मोबाइल मौसम साहब के हाथ में था। कब तक आ रहे हो दोनों? अंकल, अनमता के पाँव पर जख्म आए। बस मैं चेकअप करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, फिर हम लाहौर के लिए निकलेंगे। ज्यादा तो नहीं लगी? वो फिक्रमंद थे। अंकल, ये तो चेकअप करवाने के बाद ही बता सकते हैं। आप फिक्र मत करें, मुझ पर भरोसा रखें, मैं इसका ख्याल खुद से ज्यादा रखूंगा। दूसरी तरफ अनमता नासमझी से उसे देख रही थी। चलो ठीक है बेटा, ख्याल रखना और मुझे इत्तला कर देना। जी अंकल, फी अमान अल्लाह। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। राहिम, मुझे इतनी चोट तो नहीं आई? वो बबरूच का उससे पूछ रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा जीता जागता सरप्राइज भी तो वेट कर रहा है तुम्हारा। वो कहते साथ ही मुस्कुराए। 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो दोनों इसहाक हाउस की दहलीज पार करके अंदर दाखिल हुए थे।
ये किसका घर है राहिम? अनमता अतराफ में नजरें दौड़ाती उससे पूछ रही थी। राहिम उसका हाथ थामे अब एक कमरे के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मम्मी, साथ ही वो पुकार भी रहा था। दो तीन दस्तक के बाद दरवाजा खुला था और फातिमा बाहर आई। राहिम वो शौक के आलम में बोली, बेटा तुम आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं? उनकी नजरें राहिम सोतियां बनमता पर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने फौरन सलाम किया। वालेकुम सलाम, उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में उसे खुद से लगाया। माशाल्लाह, मैं जरूर आती आज अजलान की शादी में, लेकिन तुम्हारे बाबा घर नहीं थे। वो कल आएंगे और लाइबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। लाइबा के नाम पर अनमता ने जब्त से आंखें बंद की। आज तक वो उसकी कितनी हमनाम लड़कियों से मिल चुकी थी। लाइबा है कहाँ मम्मी? अपने रूम में होगी, फातिमा ने कहा। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी मम्मी, लेकिन पहले आप साथ ही आंटी को कॉल कर दें कि अनामिका की तबीयत खराब है, इसलिए वो दोनों यहीं स्टे करेंगे आज, वो पुरसुकून सा कह रहा था। और अनामिका बस उसे देख कर रह गई। साथ ही राहिम ने मोबाइल निकाल कर एक वीडियो कॉल की थी, पहली ही रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। अभी उसे स्क्रीन में सिर्फ राहिम नजर आ रहा था। वो नीचे लाउंज में था, उसी लिबास में मलबूस जिसमें उसने पिक शेयर की थी। वो उसके पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेला था शायद। वो मोबाइल हाथ में थामे अब बाहर आई थी। तेज तेज उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी, वैसी ही लड़खड़ाहट जैसी उसने इस्लामाबाद में होने वाले उस हादसे के बाद महसूस की थी। आंखों में आंसू, वो तकरीबन भागते हुए फासला तय कर रही थी। आखिर वो उसे नजर आ ही गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। अनमता, उसने मुंह पर हाथ रखते ही चीख दबाई। 4 साल इंतजार किया था उसने। अनमता, उसने दोबारा पुकारा की बार आवाज तेज थी। अनमता की नजर उस पर पड़ी। नीली आंखें शौक के आलम में फैली थी। लाइबा, उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े थे। वो दोनों गले मिली थी। राहिम ऊपर की जानिब भटक गया था। वैसे भी अब यहाँ उसका ख्याल आना किसे था? वो बस रो रही थी, ना कोई बात ना शिकायत, बस रो रही थी। फातिमा अपनी आंख में आया आंसू साफ करते अब किचन की तरफ बढ़ गई थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लाइबा आज भी उसे कंधे से थामे लटकते हुए कह रही थी। उसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं। मुझे लगा कि अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे, वो उदासी से कह रही थी। लाइबा, मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाए, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, नीली आंखों वाली लड़की मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो दोनों बाहर लॉन में बैठी थी। राहिम उन्हें अपने कमरे की विंडो से देखा, फिर मुस्कुराते हुए आईने के सामने आ खड़ा हुआ। वो अपने अक्स को तक रहा था। आज वो बहुत उदास थी। जितने जख्म उसे आज मिले, शायद उनका मदावा लाइबा से मिलकर पूरा हो जाए। उसने चेहरा झुकाए एक गहरी सांस खारिज की, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपने लिबास से एक अलग महक उठती महसूस हुई। ये तो उसके परफ्यूम की स्मेल नहीं थी। वो पुरसोच सा खड़ा था। वो सारे मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम गए। जब वो उसके साथ थी, वो उसे लगी रो रही थी। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। रात के खाने पर वो चारों थे। अनमता कपड़े चेंज कर चुकी थी। लाइबा और अनमता की बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। भाई, आपने अपनी इकलौती बहन को भी शादी पर इनवाइट नहीं किया। लाइबा चेहरे पर खुफगी लिए राहिम से पूछ रही थी, जो सर झुकाए खाना खा रहा था। अभी शादी कहाँ हुई है? और मैं भला अपनी बहन को शादी पर क्यों नहीं बुलाऊंगा? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैं निकाह की बात कर रही हूँ। ओह, निकाह? हाँ, वो बस भाई, वो अब जब से बोलते उसे घूर रही थी। अपनी दोस्त से पूछो, इसने भी तो नहीं बुलाया तुम्हें। वो बातों को ऐसे घुमाता था कि दूसरा बंदा ये ही भूल जाए कि बात हो किस बात बारे में रही। अब वो क्या कहती? जवाब तो उसने ऐसे ही देने थे। सब खाना खा चुके थे। अनमता और लाइबा दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। लाइबा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। लाइबा के बेड के मकाम पर एक गैस से भरा नीले रंग का गुब्बारा हवा में मौलिक था। उन दोनों ने शौक के आलम में एक दूसरे को देखा। अनामिका शूज उतारती बेड पर चढ़ी और हाथ बढ़ाकर वो नीला गुब्बारा उतारा। वो दोनों अभी तक शॉक थीं। ये गुब्बारा बिल्कुल वैसा ही था। नसीब में रहा तो फिर मुलाकात होगी फ्रॉम घोस्ट। उन दोनों को आज भी वो जुमला याद था। ये तो बिल्कुल वैसा ही गुब्बारा है, लाइबा ने कहते साथ ही उसके हाथ से गुब्बारा पकड़ा। साथ ही ड्रेसिंग टेबल से पिन उठाई। अनमता ने अपने कानों पर हाथ रखे। लाइबा ने गुब्बारे में पिन लगाई। तेज आवाज के साथ गुब्बारा फटा था। फिर से पर्ची। लाइबा कहते साथ ही जमीन से वो चिट उठाकर खोली। जब मुलाकात नसीब में लिखी हो तो जगह और वक्त का तयन खुद ब खुद हो जाया करता। फ्रॉम घोस्ट। लाइबा ने उस नोट पर लिखे अल्फाज जेरे लब दोहराए और अनमता की तरफ देखा। लाइबा, क्या इस तरह के नोट्स तुम्हें पहले भी मिले हैं? ये नोट हम दोनों के लिए है।
और ये आज हमें दूसरी बार मिला है, ठीक तब जब हम दोनों एक साथ हैं। वो कुछ सोचते हुए कह रही थी। आज हमारा मिलना नसीब में लिखा था और वक्त और जगह का तयन खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से। अनामिका के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई। वो लाइबा को नहीं बल्कि उसके पीछे मेज पर रखे ब्लू कैप को देख रही थी। वही ए लेटर वाली कैप। वो नहीं जानती थी कि ये सब कैसे, कब और किस तरह हुआ, लेकिन वो ये जरूर जान गई थी कि आखिर ये घोस्ट है कौन। वो जो इससे रेस्टोरेंट में टकराया था, जिसने उसे इस रात आग से बचाया, जिसने वो ब्लू कैप्स एक्सचेंज की, जो साय की तरह हर वक्त उसके साथ था, वही जिसने वो नीला गुब्बारा उसके कमरे में छोड़ा था। अनमता ने आगे बढ़कर वो कैप उठाई। ये कैप, ये यहाँ कैसे आई? लाइबा शौक के आलम में पूछ रही थी। अभी तो उस नोट और गुब्बारे की मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हुई थी और ये कैप भी आ गई। लाइबा मुंह बिगाड़े बोली। मिस्ट्री सॉल्व है लाइबा, ये सब घोस्ट ने किया है। अनमता के लिए अब हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। लाइबा ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। चलो अब सो जाते हैं, मैं बहुत थक गई। कल मैं तुम्हें घोस्ट से मिलवाऊंगी। अनमता कहते साथ ही बेड पर बैठी। मुझे अभी बताओ, मैं कल तक कैसे इंतजार करूंगी? लाइबा पैर पटकती रह गई, लेकिन अनमता अब आंखों पर बाजू जमाए लेट चुकी थी। वो वैसे भी थकी हुई है, लाइबा ने सोचा, फिर खुद भी लेट गई। दूसरी तरफ घूस्ट एक किताब खोले मुताले में मसरूफ था। उसका कमरा ऊपरी मंजिल पर था। बालकनी से झांके तो पूरा वसी लॉन उस बालकनी से दिखाई देता था। पूरा कमरा बड़ी ही नफासत से सेट किया गया था। यहाँ रहने वाला शायद सफाई का खास ख्याल रखता था। रात के 11 बजे थे, लेकिन उसे आज नींद कहाँ आने वाली थी। उसने बेजारी से किताब बंद की और बालकनी की तरफ आया। सियाह आसमान पर चमकता हुआ चांद। उसकी नजर सीधा चांद पर ही पड़ी थी। वो जब तक उससे बात नहीं करेगा, उसे सुकून नहीं मिलेगा। उसकी नींद हराम कर चुकी थी। वो रेलिंग थामे सर झुकाए खड़ा था। अचानक उसकी नजर उसी घर के कमरे की बालकनी पर पड़ी। वो वहां बैठी थी। वो भी जाग रही थी। घोस्ट मुस्कुराया। अचानक नीली आंखें सुनहरी आंखों से मिली थी। वो भी अब उसकी तरफ देख रही थी। अनमता वापस कमरे में आई। लाइबा सो गई थी। अब अगर उसके आगे कोई ढोल भी बजा लेगा, वो तब भी अपने वक्त से पहले नहीं उठने वाली। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर दरवाजे तक आई। डोर नॉब घुमाया और आहिस्ता से बाहर आकर एक लंबी सांस खारिज की। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते ही नीचे आ रही थी, जब उसे किचन से खटपट की आवाजें सुनाई दी। वो वैसे ही बिना चाप के किचन तक आई थी। वो वहीं था। अनमता को उसकी पुश्त दिखाई दे रही थी। वो बालाई कपट से कुछ निकाल रहा था। सामने दो मग रखे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती जा रही थी। इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रही हो? जल्दी आओ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो वैसे ही खड़ा था, उसकी जानी पुश्त किए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊंगी? वो अब तेज तेज कदम उठाती उसके पास आ खड़ी हुई थी। क्या कभी दिल भी गलत बयानी कर सकता है? वो भी उस शख्स के लिए जिसके नाम से धड़कता हो। वो अब मुड़ा था। सुनहरी आंखों में नीली आंखों वाली लड़की ने अपना अक्स छोड़ा था। मतलब मिस्टर घूस्ट का दिल मेरे नाम से धड़कता है? वो धड़कते दिल के साथ पूछ रही थी, होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट। राहिम सुल्तान का दिल उसके आना के नाम से धड़कता। मुकाबिल ने तस्दीक की। घोस्ट का लकब तो मुझे तुम दोनों ने दिया था। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा था। आपने हमें डराया क्यों? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। मैंने डराया नहीं, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी। वो अब मग में धुआं उड़ाती कॉफी उंडेल रहा था। तुम चाहती थी कि कैप पर एस नहीं ए लेटर हो, तो मैंने एक्सचेंज कर दी। वो आप ही थे ना जो मुझसे रेस्टोरेंट में टकराए थे? वो शायद आज ही उससे सब कुछ पूछ लेना चाहती थी। मैं ही था। मैं भी उसी होटल में था जिसमें तुम दोनों थे। मतलब आपने भी वहीं स्टे किया था? उसके सवाल पर राहिम ने हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाई। बाहर लॉन में चलते हैं, राहिम ने कहते साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। वो अब उसका हाथ थामे लॉन तक आई थी। वो दोनों दालान में एक पिलर के साथ बैठे थे। आपके सरप्राइज हमेशा की तरह कूल होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह, अरामता ने कहते साथ ही हंसी दबाई। राहिम ने उसकी तरफ देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा मजीद दमक रहा था। उसके हाथ राहिम के हाथों में थे। मैं अब जिंदगी गुजारना नहीं, जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसके हाथों को देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासियां आया थी। पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो एक लम्हे के लिए ठहरा था। लेकिन अब है। पहले जब मैं किसी मिशन पर जाता था तो मैं जानता था कि राहिम सुल्तान का पीछे इंतजार करने वाला कोई नहीं। मैं जब मिशन से वापस अपने अपार्टमेंट आता था तो वैरानियां, खामोशियां, तन्हाइयां मेरा इस्तकबाल करती। लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद तुम हो। वो अब उसकी आंखों में देखते कह रहा था। उसके हाथ अभी भी उसके हाथों में थे, चेहरे पर मुस्कुराहट लगी।
क्या रमता हाशमी राहिम सुल्तान के साथ जिंदगी जीना चाहेंगी? दूसरी तरफ नीली आंखों में आंसू तैरने लगे थे, साथ में वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला रही थी। राहिम ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते। वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से कह रहा था और वो मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी जो उससे बेलौस मोहब्बत करता था। राहिम, आपको कैसे पता चला कि मैं कब और कहाँ हूँ? उसके दिमाग पे अब एक और सवाल आया था। वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देखते हुए अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। राहिम मुस्कुराया। चलो सवाल ही सही, कम से कम अब बात तो करने लगी। वो थोड़ा पीछे को हुआ और अपनी जेब से उसका मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ओह, मेरा मोबाइल, मुझे लगा था कि अब मुझे नहीं मिलेगा, उसने मोबाइल पकड़ते हुए कहा। राहिम, वो इयररिंग्स वो मुझे नहीं मिले, वो वहीं गिर गए थे। वो बहुत एक्सपेंसिव थे। वो उसकी तरफ देखते उदासी से कह रही। नहीं, वो एक्सपेंसिव नहीं थे, मेरे लिए एक्सपेंसिव तुम हो। और अच्छा हुआ वो गुम हो गए। अगर वो इयररिंग्स तुम्हारे पास रहते तो ये सख्त तरीन मनाजिर हमेशा तुम्हारे जहन में नक्श रहते। और उन खूबसूरत लम्हात का क्या जो आपने मुझे दिए? वो उसकी सुनहरी आंखों में देख रही थी जहां उसके अलावा किसी का नक्श नहीं था। उन खूबसूरत लम्हात के गवाह हम दोनों हैं ना? वो उसे लाजवाब कर गया। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। उसकी बात पर अमथा का दिल जोर से धड़का था। वो अब उसकी तरफ नहीं बल्कि अपने हाथों की तरफ देख रही थी। आखिर मैं भी चाहता हूँ मेरी बीवी दुल्हन बने मेरे सामने बैठी हो। मैं उसके मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम तलाश करूँ। वो ब्लश कर रही थी। राहिम ने सर झुकाए मुस्कुराहट दबाई। उसके हाथ अभी भी उसके हाथों में थे। ऐना, राहिम ने मुस्कुराहट दबाई उसे पुकारा। फिर बोला, जिस रात तुम बीमार हुई थी बारिश में भीगने की वजह से, मैं उस रात वहां आया था। मैं मोबाइल के जरिए तुम्हारी लोकेशन ट्रैप करता था। मुझे पता था कि तुम उस वक्त और कहाँ हो, किस वक्त और कहाँ हो। रमता ने घूर कर उससे देखा। राहिम उसके चेहरे के बिगड़े दाविये देखकर हंसा था। मतलब आप मुझे ट्रैप करते थे? वो खुफगी से पूछ रही थी। हाँ, कहते साथ ही उसने हंसी दबाई। रमता ने अपना खुफकी से भरा चेहरा दूसरी तरफ फेर कर उसके सामने अपने हाथ किए। राहिम ने नासमझी से उसे देखा और अब्रोच गए। ढूंढे अपना नाम, अनामिका ने कहा, साथ में वो ये भी जाहिर कर रही थी कि वो अभी तक खफा है। मेरा नाम? तुमने मेरा नाम लिखवाया अपने हाथ पर? राहिम पुरजोश सा सीधा होते ही बैठा था। अनामिका ने इस बात में गर्दन हिलाई। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग अभी भी वैसा ही गहरा था। अब राहिम पुरसोच निगाहों से उसके हाथों को थामे अपना नाम ढूंढ रहा था। वो बार बार मशकूक निगाहों से उसकी तरफ भी देखता था कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही। और वो वापस आंखों से अपने हाथों की तरफ इशारा कर देती। राहिम, आपको अपना नाम तक नहीं मिल रहा? अनंता खफा हुई। ढूंढ रहा हूँ, वो कोई 10वीं बार पूछ रही थी और वो यही जवाब दे रहा था। राहिम, मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो अब अपने हाथ छुड़वाते उठी थी। हार गए हैं आप, साथ ही उसे आगाह किया। राहिम सुल्तान ने हारना नहीं सीखा। वो कहते साथ ही अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम तुम्हारे सीधे हाथ पर लिखा है, एक छोटे से गोल दायरे में। उसके चेहरे पर आती बालों की लट कान के पीछे करते बोले। मेरा नाम लिखवाने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? मैंने नहीं लिखवाया, मेहंदी आर्टिस्ट ने खुद लिखा था। वो मुझसे पूछ रही थी आपके कौन है, नाम क्या है। मैंने बता दिया आपका नाम, और उसने मुझसे पूछे बगैर आपका नाम मेरे हाथ पर लिख दिया। वो निहायत मासूमियत भरे लहजे में चेहरे पर खुफकी सजाए बोल रही। कुदरत वाकई मुझ पर मेहरबान। राहिम, आप इन सबको कैसे जानते हैं? मतलब आंटी लाइबा, तलहा? अब एक और सवाल उसके जहन में आया था। शायद आज की रात ऐसे ही गुजर जाने वाली थी। राहिम ने मुस्कुराते हुए उसे वापस बैठने का इशारा किया। अब वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ बैठे थे। 9 साल पहले जब मैं इस्लाम कबूल कर चुका था, उस वक्त मेरी उम्र 16 बरस थी। डैड चाहते थे कि मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं। वो मुझसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझसे कतई ताल्लुकी की। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद में उस वक्त डैड का जाती अपार्टमेंट था, मैं वहीं रहता था। तालीम जारी रखी। फिर एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं रोड से गुजर रहा था। मेरी आंखों के सामने इसहाक बाबा और मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। फिर मैं कुछ लोगों के हमरा उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया। उनका इलाज चल रहा था। फिर मुझे पता चला कि वो मुल्तान से हैं, यहाँ मुसाफिर थे। उस वक्त तलहा सिर्फ 11 साल का था और लाइबा सिर्फ 9 साल की। उस दौरान मैं उनके साथ रहा। कॉलेज से वापसी पर और कॉलेज जाने से पहले मैं उनसे मिलने जाता था। फिर उन्हें पता चला कि मैं पहले एक ईसाई था और अब यहाँ अकेला रहता हूँ। और ये कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना ताल्लुक ही कर चुके हैं। उस वक्त शायद मैं खुद को तन्हा महसूस करता था।
कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कहता। उनके पास आना मुझे अच्छा लगने लगा। वो मुझे बिल्कुल तलहा और लाइबा की तरह ट्रीट करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुल्तान आ जाऊं, लेकिन मैं फिर भी कभी वापस वहां नहीं जाना चाहता था। मैं कॉलेज की छुट्टियों में उनसे मिलने जाता। वो कमरा देख रही हो? राहिम ने हाथ के इशारे से एक कमरे की तरफ इशारा किया जो ऊपरी मंजिल पर था। मैं चाहे महीनों बाद आऊं या सालों बाद, ये कमरा वैसा ही रहता। असल बात यह है कि उन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी। मम्मी और बाबा, तलहा, लाइबा, आहिस्ता आहिस्ता ये चारों मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। लेकिन मैं दूरी कायम रखता था। वो उदासी से कह रहा था। मैं यहाँ बहुत कम आता था। आज भी मैं यहाँ 2 साल बाद आया हूँ। मेरा कमरा, मेरी चीजें सब वैसी ही थी जैसी छोड़ कर गया था। मम्मी मुझसे राब्ते में रहती थी हमेशा कि कहीं मैं गलत कामों में ना पड़ जाऊं, ड्रग्स वगैरह ना लेने शुरू कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ अकेला था। अब की बार वो मुस्कुराया था। बाबा भी जब इस्लामाबाद आते थे तो मेरे साथ ही रहते थे। तुम जानती हो, मॉम और डैड अब नहीं रहे, वो आसमान को तकते हुए कह रहा था। नहीं, अनंता उसे देखते हुए बोली, जिसके चेहरे पर उदासी थी। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, फिर सुबह हमने वापस लाहौर भी जाना है। तुम्हारे भाई का वलीमा पेंडिंग पर है। वो शरारत से बोला था। उदासी फिर कहीं खो गई थी। अनंता उसे देखकर मुस्कुराई। राहिम, अनंता ने जरा उसके करीब होकर कान में सरगोशी की। राहिम ने उसे देखते अब्रोच चुकाई जो उसका हाथ अपने हाथ में मुकीद के बैठी। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते। अनंता ने धीरे से कहा। उसकी बात पर राहिम मुस्कुराया। इतना धीरे से क्यों बोल रही हो? अब मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। कोई जवाब ना बना तो वो अब कहते हुए उठी थी कि राहिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अब उठा था। मैं अंकल से बात करने वाला हूँ, रुक से थी। क्या तुम राजी हो? वो अभी भी उसका हाथ थामे खड़ा था। अनंता ने कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन किया और राहिम की चैट ओपन की। मैं राजी हूँ, 3 लफ्जों पर मुश्तमिल पैगाम लिखकर उसने अब मुस्कुराहट दबाए राहिम को सेंड किया था। और अपना हाथ छुड़वाते वो वहां से जा रही थी। राहिम ने समझते हुए मोबाइल निकालकर उसका पैगाम पढ़ा। वो राजी थी। वो मुस्कुराहट दबाए अब कुछ टाइप कर रहा था। शुक्रिया ज़ौजा राहिम सुल्तान, साथ में एक सुर्ख दिल वाली इमोजी। आखिरकार अब इस शादी में उसकी रजामंदी भी शामिल थी। भाई, आप शाम में वापस जाएंगे ना? वो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे। लाइबा नमता का हाथ थामे बैठी थी, जैसे वो छोड़ेगी और वो कहीं गायब हो जाएगी। नहीं, हम बस 2 घंटे तक निकल रहे हैं। वो नैपकिन से हाथ साफ करते उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले। भाई, इतनी जल्दी? अभी तो हमने घूमने भी जाना था। इतने सारे प्लान्स बनाए थे हम दोनों ने। वो चेहरे पर खूब के लिए दबा दबा सा बोल रही। टू बी कंटिन्यूड।